गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ने जा रहे कक्षा 8 पाठ 7 परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियां। हमारा पाठ है परिवर्तन। आपने देखा ही होगा हर समय परिवर्तन होता रहता है। मौसम में परिवर्तन होता है, हर प्रकार से परिवर्तन होता है। तो हम आज पाठ में पढ़ेंगे अपचय किसे कहते हैं एवं उनके प्रकारों का उदाहरण सहित समझेंगे। तल संतुलन की विभिन्न क्रिया की व्याख्या, निम्नीकरण और अधिवृद्धि में अंतर, नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरों के कार्यों को समझेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। धरातल का स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं रहता। आपने देखा होगा धरातल का स्वरूप रूप उसका हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह कभी बदलता रहता है। इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियां क्रियाशील रहती है। हमारा पाठ में शक्तियां, तो इसके स्वरूप को बदलने में कुछ शक्तियां क्रियाशील रहती मतलब कार्य करती है। ये शक्तियां दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। आंतरिक यानी अंदर की और बाहरी यानी बाहर की। बाह्य आंतरिक शक्तियां धरातल पर न कोई नई आकृतियों का स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। अंदर से वो अलग अलग आकृतियां नई आकृति बनाती है, जबकि बाह्य शक्तियां उन स्थल आकृतियों में परिवर्तन में जुट जाती है। बाहर से जो परिवर्तन होता है उससे उनकी आकृति में बदलाव हो जाता है। आंतरिक शक्तियों के बारे में पिछले पाठ में अध्ययन कर चुके हैं। आप इस पाठ में परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियों का अध्ययन करेंगे। बाह्य शक्तियां दो प्रकार की होती है। प्रथम वे जो चट्टानों को अपने स्थान पर कमजोर कर तोड़फोड़ करती है, तथा दूसरी वे उन टूट-फूट चट्टानों को कणों को उनके मूल स्थान पर हटाकर निचले भूभाग में जमा करती है। नदियां, पवनें, भूमिगत जल, हिमानी और समुद्री लहरें दूसरे प्रकार की शक्तियां हैं जो स्थल आकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन करती है, मुख्य भूमिका निभाती है। इनमें प्रथम प्रक्रिया को अपक्षय तथा द्वितीय को अपर्दन कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? आंतरिक शक्तियों को, और द्वितीय शक्ति है अपर्दन। एक अंदर से परिवर्तन करती है और एक बाहर से परिवर्तन करती है। आपने देखा ही होगा कि बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी भी लेके आती है, तो वो चट्टानों का स्वरूप बदल देती है। चलो हम आप पढ़ते हैं अपक्षय। अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खुली चट्टानों का विघटन और अपघटन होता है। विघटन यानी घटती भी है और बढ़ती भी है। इस प्रकार से इसका कार्य होता है, अपने मूल स्थान पर ही होता है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतु के तत्व प्रभाव पड़ता है। तापमान का प्रभाव पड़ता है, वर्षा, पाला, तुषार, कोहरा, हिम मौसम के मुख्य तत्व। हिम है बर्फ का मौसम, इसलिए इन्हें ऋतु अपक्षयकारी शक्तियां भी कहते हैं, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होने पर इनके परिणाम आते हैं। धरातल पर पड़ी हुई चट्टान जैसे कि मौसम के तत्वों के संपर्क में आते ही वैसे उनका अपक्षय होने लगता है। प्रत्येक चट्टान की किसी न किसी खनिज का अंश अवशेष रहता है जो रासायनिक परिवर्तन के सहायता से होता है। तो हमारा ये हिम, तुषार, हिम द्वारा अपक्षय। देखिए संधियों से भरा हुआ जल है, ये चट्टान में जल भरा हुआ है। उसके बाद जब हमारा बर्फ से संधि जम जाती है तो ये क्या कर देती है, संधियों का चौड़ा और गहरीकरण होता है। देखो पहले पानी से भरा हुआ तो ये कितना है, इसका कम गहरा है और कम चौड़ा है। लेकिन जैसे ही ये बर्फ से होता है, बर्फ भर जाती है, तो बर्फ से क्या होता है, ये स्थान को बढ़ा देते, फैला देते और नीचे की ओर भी गहराकरण हो जाता है। इस प्रकार से तो इनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। अपक्षय एक स्थायी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर होता है। अपक्षय में देखिए इस प्रकार से भी चट्टानों का विघटन होता है। पिंड का विच्छेदन होता है, टूटना प्रारंभ हो जाती है। मौसम के परिवर्तन से क्या हो जाता है, बारिश से या हवा से ये चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगती है। तो ये बाह्य शक्तियां के द्वारा होता है। अपक्षय एक स्थानीय प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। लेकिन ये चट्टानों का विघटन और अपघटन कहाँ पे होता है, इनके स्थान पर ही होता है।
अपक्षय के प्रकार, अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक और जैविक। भौतिक अपक्षय, जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है तो उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टानें फैलती है और जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तब ये सिकुड़ जाती है। इस फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती है, उनमें दरारें पड़ जाती है, वे दरारें चौड़ी होकर अंत में टूटकर अलग हो जाती है। कुछ समय बाद इसी प्रक्रिया में उनमें और टूट फूट होती रहती है, अंत में इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये होता है भौतिक परिवर्तन। कुछ गोलाकार चट्टानों की ऊपरी परतें प्याज के छिलकों की तरह उतर कर वहीं चूरा हो जाती है। गोलाकार चट्टान रहती है तो प्याज के छिलके, जिस प्रकार हम प्याज के छिलके निकालते हैं एक एक परत, उसके माध्यम से ये नीचे ये निकलती जाती है और टूट जाती है, जिनमें संधियां और अधिक चौड़ी होती जाती है और अंत में वे टूट जाती है। रासायनिक अपक्षय, रासायनिक परिवर्तन के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती है या बिखर जाती है, गल जाती है या जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक चट्टान कहते हैं। अपना मूल स्वरूप खो देती है और पानी में घुल जाती है, चूर्ण हो जाती है, नए पदार्थों को जन्म देती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें नमी और वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें नमी और वर्षा के कारण ये क्या हो जाती है, घुल जाती है और नष्ट हो जाती है और नए पदार्थों को जन्म दे देती है। जैविक क्रिया, जैविक अपक्षय वनस्पति, जीव, जंतुओं और मनुष्य द्वारा होता है। जैविक यानी जीव द्वारा होने वाली क्रिया। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ा कर उन्हें तोड़ देती है। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए और जीव नरम चट्टानों को तोड़ते, फोड़ते और कुचलते रहते हैं। मनुष्य भी कृषि उपयोग के लिए भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों के तोड़फोड़ करता है। इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के विघटन के अलावा अपक्षय का मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि विखंडित चट्टानों के महीन कण ही तो मृदा में होते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे कण ही मृदा में होते हैं। अब हम आते हैं तल संतुलन या अपर्दन। अभी हम पढ़ रहे थे अपक्षय और अब हम आ गए हैं अपर्दन पे। अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियां, जिन्हें अनाच्छादारिक शक्तियां भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपर्दन, परिवहन और निरपेक्षण का कार्य करती है। इसे ही अपर्दन चक्र कहते हैं। नदियां, हिमानियां, पवन, भूमिगत जल और समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारण हैं। तल संतुलन के लिए कार्य के 2 भागों में बांटा जा गया है, निम्नीकरण और उच्चकरण। निम्नीकरण और अधिवृद्धि, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। अपर्दन, परिवहन, धरातल के समतल स्थितियां इस प्रकार से है, सतह है और निम्नीकरण हो रहा है और नीचा निरपेक्षण और अधिवृद्धि होती है। अधिवृद्धि अपर्दन की प्रक्रिया चट्टानों को घिसकर, चूरकर, काटकर अपने मूल स्थान से हटा देती है। इससे ऊंचे स्थान धीरे धीरे नीचे होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नीकरण कहते हैं। चित्र में देखिए, ये घिस घिस कर नीचे ये ऊंचा है तो उसको निम्नीकरण के माध्यम से तोड़ के समतलकरण में आ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, स्वरूप को बदल देती, मूल स्थान से हटा देते हैं। इनका मूल स्थान से यहाँ से हटते कहाँ पे आ गए, धरातल पर। इस प्रकार से स्वरूप में बदलाव हो जाता है। ऊंचे स्थान से विघटित होकर अपघटित पदार्थ को निचले भागों तक ले जाने की प्रक्रिया को ही अपक्षय अपर्दन कहते हैं। निचले क्षेत्रों या गड्ढों में अपर्दित पदार्थों में जमा होते रहते निरपेक्षण अपर्दित पदार्थ गड्ढों में जैसे जैसे बढ़ता है उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को उच्चयन अधिवृद्धि भी कहते हैं। जिस प्रकार से गड्ढे में बढ़ते जाएगा ये पूरा नीचे आएगा और
समतल हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, अधिक वृद्धि भी कहते हैं। किसी गड्ढे में मिट्टी को भरना और उसके स्थान को ऊंचा लाना क्या कहलाता है, अपर्दन। बहते हुए जल अथवा नदी के कार्य। अब हम बहते हुए जल और नदी के कार्य को पढ़ेंगे। वर्षा का जल कुछ भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है, कुछ भाग भूमि के अंदर रिस जाता है तथा अधिकांश भाग धरातल पर बहता हुआ नदी नालों में पहुंच जाता है। बहता हुआ जल यही नहीं नदी के रूप में तल संतुलन का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। नदियों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। नदियों में उद्गम से लेकर मुहाना तक विभिन्न स्तरों तक अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। आपने देखा होगा बारिश आती है तो नदियों में नदी का जब भाव बढ़ता है तो अपने जितना भी सिरे वहाँ से सबको भिगवा के अपने स्थान से लाती जाती है। तो पानी के माध्यम से क्या होता है, काट होती जाती है, चट्टानों की कटाई होती जाती है और वे अपने स्वरूप में फैलती जाती है और बड़ी होती जाती है। नदियों का प्रवाह जल तीन तरह से धरातल को प्रभावित करता है, जिन्हें नदी के तीन कार्य कहा जाता है, अपर्दन, परिवहन और निरपेक्षण। अपर्दन से क्या करती है कि अपर्दन के द्वारा वो स्थान परिवर्तन कर देती है। उसके बाद है परिवहन। परिवहन यानी मार्ग को सुचारू बनाती है। और निरपेक्षण, निरपेक्षण नीचे भी ले जाती है, नीचे स्तर पर पहुंचाती है। अपर्दन, बहती हुई नदी का जल अपनी शक्ति के द्वारा अपने मार्ग में आने वाले विखंडित चट्टान पदार्थों को नीचे की ओर ले जाती है। नदी मार्ग में ये पदार्थ अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं द्वारा आते हैं। इन पदार्थों को नदी का भार कहा जाता है। नदी का भार कहा जाता है। जब ये बहती है तो इसके साथ गारा, मिट्टी, फल फूल, जड़ जो भी आता है तो उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। यही भार घर्षण और के औजारों के रूप में काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि विधवा कटाई करते, चट्टानों की कटाई होती जाती है, तो ये क्या का कार्य करते हैं, कटाई का कार्य करते हैं। ये पदार्थ नदी के तल तथा किनारों को घिस कर काटने का काम करते हैं, जिनमें नदी की तली गहरी और पाट चौड़ा होता जाता है। नीचे से भी गहरी होती जाती है और उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कार्य नदी में जल की मात्रा, जल नदी का वेग, नदी का ढाल और चट्टानों की बनावट पर निर्भर करता है कि चट्टान कैसी बनी है, नदी कैसी है, उसके आधार पर ये कार्य करते हैं। नदी अपर्दन 4 प्रकार का होता है। अपघर्षण, घूलन, भौतिक दाब शक्ति द्वारा सन्निघर्षण। बहाव के साथ साथ चट्टानी टुकड़े तली और किनारों को खुरसते और घिसटते चलते हैं। इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं, घिसाव का कार्य करते हैं। घूलन, नदी जल के संपर्क में आने वाली घुलनशील चट्टानों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुले पदार्थ जल के साथ बह जाते हैं। भौतिक दाब शक्तियों द्वारा नदी का जल बहता हुआ अपनी शक्ति के से चट्टानों को संध्या जैसे तोड़ना, संधि का अर्थ क्या होता है, तोड़ना, तो वह तोड़ता, जोड़ते हुए ढीला और उनके टुकड़ों को लुढ़काता हुए ले जाता है। इस कार्य में नदी का जल किनारों से टकराता हुआ वहां जमी चट्टानों को ढीला कर देता है, साथ में बहवा ले जाता है। सन्निघर्षण, लुढ़कते हुए कंकड़ पत्थर आपस में एक दूसरे से टकराते चलते हैं, जिससे उनमें और अधिक टूट-फूट हो और आपसी घर्षण होता है। नुकीले टुकड़ों का आकार घिस कर, रगड़ कर गोल और छोटा होता जाता है। इस प्रकार से ये 4 कार्य करते हैं। नदी अपर्दन से निर्मित स्थल आकृतियां। नदी के ऊपर भाग में अपर्दन का कार्य अधिक होता है। इसमें महाखंड या गार्ज, गेनियर और वी आकार की घाटी, जल गर्तिका, शिकाएं और जलप्रपात का निर्माण होता है। इसमें से महाखंड वी आकार की घाटी तथा जलप्रपात मुख्य है। महाखंड अपने ऊपर भाग में उद्गम के पास और अपनी युवावस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। इस भाग में जल वेग अधिक होने से चट्टानों के टुकड़े अपनी तली को खुरच कर गहरा करते जाते हैं। इसके कारण गहरी कंदिकाएं, महाखंड और केनियर का निर्माण होता है। जल का वेग अधिक होने से चट्टाने में क्या होते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और खुरच कर नदी को घेरा कर दिया जाता है और
महाखंड और कैनियर का निर्माण होता है। जबलपुर के पास बेड़ा घाट का महाखंड दर्शनीय है। जबलपुर के पास बेड़ा घाट है, वहां का ये दर्शनीय मतलब देखने योग्य नदी है और इसका मुहाना है। उत्तरी अमेरिका में कोलोरेडो नदी का ग्रांड कैनियन विश्व विख्यात है। कहाँ का? अमेरिका का कोलोरेडो नदी का ग्रांड कैनियन। वी आकार की घाटी नदी के अपर्दन कार्य लक्ष्य को अपने आधार तल तक पहुंचाना होता है। इस झील या समुद्र के तल को जिसमें वह गिरती है नदी अपर्दन का आधार तल कहते हैं। नदी अपनी घाटी को घेरा और किनारों को चौड़ा करते हुए वी आकार की घाटी बनाती है। इस प्रकार से वी आकार की घाटी बनाती है मृदा अपर्दन से। आगे आता है हमारा जलप्रपात। जब नदी का जल किसी चट्टानी कंगार पर ऊपर से सीधा नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। यदि नदी के कार्य में कोई कठोर चट्टान लंबवत खड़ी पाई जाती है तो स्थायी जलप्रपात जन्म लेता है। स्थायी जलप्रपात जन्म ले लेता है और गिरने वाला जल, ऊपर से गिरने वाला जल अपनी अपर्दन शक्ति से नीचे की कोमल चट्टानों को तेजी से काटता है, जिससे जलधारा के नीचे गहरा गड्ढा बन जाता है। जिस प्रभाव से पानी अंदर की ओर बढ़ता है तो वो नीचे की ओर क्या करता है, अपने दाब के कारण उसको ढीला करता है और नीचे की ओर बढ़ते जाता है। हिमानी के कार्य। जिन प्रदेशों में तापमान सदैव हिमांक से नीचा रहता है वहां वर्षा हिम के रूप में होती है, बर्फ के रूप में होती है, जिसे हिमपात कहते हैं। ऐसे प्रदेश हिमांचित प्रदेश कहलाते हैं। वहां सदैव हिम की परत जमी रहती है, बर्फ की परत जमी रहती है, सदैव वहां पर बर्फ से ढका रहता है। हिम क्षेत्रों की स्थिति सदैव हिम रेखा के ऊपर होती है। हिम रेखा एक ऐसी रेखा है जिसके ऊपर हिम का स्थायी क्षेत्र पाया जाता है। हिम क्षेत्र की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक स्थान नहीं रहती है। ध्रुवीय प्रदेशों में हिम रेखा समुद्र की सतह के पास पाई जाती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वह अधिक ऊंचाई पर रहती है। हिमालय पर 4250 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा पाई जाती है। हिम की गति राशि को हिमानी गति कहते हैं। हिमानियों के प्रकार। खिसकती हुई राशि को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। उत्पादित क्षेत्रों तथा स्थिति के आधार पर हिमानियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय हिमानी और दूसरा है घाटी हिमानी। महाद्वीपीय हिमानियां हिमांचित बड़े क्षेत्रों को महाद्वीपीय हिमानी कहते हैं। ऐसे हिमानी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। महाद्वीप हिमानी कहाँ पाए जाते हैं? ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में। और घाटी हिमानी ऊंचे पर्वतीय भागों में हिम राशि किसी घाटी में खिसकने लगती है तो ऐसी हिमानी को घाटी हिमानी कहते हैं, पर्वतीय हिमानी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी हिमानी कारकोरम पर्वत श्रृंखला में सियाचिन हिमानी ग्लेशियर है जो 72 किलोमीटर लंबी है। हिमानियों के खिसकने की गति बहुत मंद होती है, धीरे धीरे हिमानी क्या होती है, धीरे धीरे खसकती है। इस प्रकार से होता है। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। हिमानी द्वारा स्थलाकृतियां इस प्रकार की आकृतियां बनती है। भूमिगत जल के कार्य। धरातल पर बसने वाले वर्षा जल का कुछ अंश पर्वत क्षेत्रों शिखरों पर बर्फ के रूप में जमा रहता है, कुछ वायुमंडल में वाष्प बनकर उड़ जाता है, कुछ नदी नालों में बहकर समुद्र तक चला जाता है और कुछ जल रिस कर भूमि में चला जाता है। भूमि में एकत्रित होकर बहने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। नदियों, झीलों और समुद्र का भी कुछ जल भूमि के अंदर रिस कर पहुंच जाता है। वर्षा जल और
हिम से पिघला जल जब रिसकर भूमि के अंदर एकत्रित हो जाता है तो वह भूमिगत जल कहलाता है। ऐसी चट्टानें जिनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाता है पारगम्य चट्टान तथा जिन चट्टानों में प्रवेश नहीं कर पाता है अपारगम्य चट्टान कहलाती है। भूगर्भ स्थित जल की ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं। भूमिगत जल को धारण करने वाली चट्टान को संतृप्त चट्टान कहते हैं। भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे चट्टान जल से पूरी तरह से भरी होती है भूमिगत जल कहलाता है। पवन के कार्य, अब हम पढ़ेंगे पवन के कार्य। तल संतुलन के कारण कारक के रूप में पवन मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक सक्रिय होता है। इन क्षेत्रों में पवन को अपने कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के लिए अनुकूल दिशाएं मिलती है। मरुस्थल प्रदेशों में वर्षा की कमी, उच्च तापमान, तेज हवाएं, वनस्पति का अभाव ऐसी ही अनुकूल स्थितियां बनती हैं। इन प्रदेशों में तापमान की अधिकता से खुली चट्टानें दिन में गर्म और होकर फैलती है तथा रात में तापमान के अत्यधिक गिरने से के कारण ठंडी होकर सिकुड़ने लगती है। फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें टूटती रहती है, अंत में छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है। यह प्रक्रिया अपक्षय द्वारा संपन्न होती है। अपवाहन चट्टान कणों को उड़ाकर ले जाने की क्रिया होती है। संघर्षण पवन में उड़ने वाले कणों का परस्पर कटाव हुए विखंडन होना और अपघर्षण रेत कणों को युक्त पवन द्वारा चट्टानों को रगड़ रगड़ कर घिसने की प्रक्रिया पवन उत्पादन के कार्य होते हैं। पवन अपरदन के कार्य, पवन की गति से कणों के आकार में मात्रा व ऊंचाई से, चट्टानों की संरचना व बनावट से तथा जलवायु से पवन अपरदन के छत्रक यार्दांग की आकृतियां बनती है। इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियां या मानवीय क्रियाओं से मृदा के अपरदन को हटाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा संरक्षण की गतियां, वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियां, विद्यालय प्रांगण एवं उपयुक्त स्थलों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न कराया जाए जिसमें विद्यार्थी की सहभागिता हो और विद्यार्थी एक दूसरे को पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाए। जल निकासी के लाभ हानि को प्रदर्शित करने वाले चार्ट, पोस्टर, नारे तैयार करना। इस प्रकार से हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश शासन की नीतियां। धन्यवाद बच्चों।